हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मराठा एम्पायर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मुगल शासनकाल के उत्तरवर्ती दौर में वर्तमान महाराष्ट्र और उसके आसपास क्षेत्र में मराठों के रूप में एक सशक्त क्षेत्रीय शक्ति का उदय हो रहा था। उसके इस उत्थान के पीछे तत्कालिक परिस्थितियां और कुछ अन्य कारक उत्तरदायी थे। ज्ञात हो कि भक्ति आंदोलन के दौर में मराठा क्षेत्र के उल्लेखनीय भागीदारी हो रही थी। तत्कालीन मराठा संतों और कवियों के जन सम्मान में हिंदू गौरव और एकता की भावना जागृत हो गया था। विषम भौगोलिक क्षेत्रों में जीवन व्यतीत करने वाले मराठे बचपन से ही बेहद जुझारू, साहसी और युद्ध कौशल में पारंगत होते हैं। सामाजिक दृष्टि से समाज में सद्भाव व्याप्त था, जो क्षेत्रीय एकता के निर्माण कारण बना। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों के कारण मराठों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन मराठा शासकों में छत्रपति शिवाजी का नाम अग्रणीय है, जिसके दौर में मराठा शक्ति ने उस नई ऊंचाई हासिल की। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले थे। वे अहमदनगर सेवा में थे, किंतु शाहजहां द्वारा 1633 में अहमदनगर की विजय के पश्चात बीजापुर की सेवा में चले गए। उन्होंने अपने अधीन आने वाले पूना की जागीर में शिवाजी को सौंप दिया। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था और उनके संरक्षक दादोजी कोंडेव थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। उनके विचारों से चलते शिवाजी के व्यक्तित्व में व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। दादोजी कोंडेव की मृत्यु उपरांत शिवाजी ने पूना के जागीर का कार्यभार संभाला। मावल क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा परिवार से मराठा राज स्वराज की स्थापना हेतु शिवाजी की सहायता की। 1646 में शिवाजी ने पूना के पास स्थित तोरण किले में 1648 में पुरंदर किले की जीत हासिल किया। आगे देखिए, जावली पर कब्जा कोंकण क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने तथा इस क्षेत्र की सुरक्षा के सुनिश्चित करने की अहम कुंजी था। इसलिए 1656 में शिवाजी ने आक्रमण कर सरदार चंद्रराव मौर्य से जावली का किला जीत लिया। जावली पर कब्जे ने उन्हें मावल क्षेत्र पर आबादित मुखिया बना दिया और जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। इस समय मुगलों का बीजापुर से संघर्ष चल रहा था तथा शिवाजी ने मुगलों के साथ मैत्री करने का प्रयास किया, किंतु औरंगजेब ने उसमें रुचि नहीं दिखाई। बीजापुर से संधि करने के पश्चात औरंगजेब ने बीजापुर को शिवाजी के अधीन आने वाले क्षेत्रों में वापस लेने की सलाह दी। बीजापुर शासक ने अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी को कैद करने और मार डालने के लिए भेजा, किंतु शिवाजी ने 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई में उसकी हत्या कर दी और बीजापुर कई क्षेत्रों में जीत लिया, जैसे पन्हाला का किला, कोल्हापुर का और उत्तरी कोंकण। इसके पश्चात औरंगजेब ने शिवाजी के अधीन आने वाले उन क्षेत्रों को वापस लेने का निश्चय किया जो अहमदनगर की संधि के तहत बीजापुर को दिए गए थे। इसके लिए उसने 1660 ईस्वी में गवर्नर शाइस्ता खां को भेजा। प्रारंभिक रूप से शाइस्ता खां ने पूना, कल्याण, भिवंडी, चाकनी आदि किले पर अधिकार कर लिया। शिवाजी को वहां से हटने के लिए विवश किया गया और 2 वर्षों के अधिक समय तक मुगल सेना के साथ पुणे के लाल महल में शिविर लगाकर बैठा रहा। इसके प्रतिकूल प्रभाव इस क्षेत्रीय जनता ने शिवाजी के आधिपत्य दोनों पर रहा था। अतः अंततः अप्रैल 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां के शिविर पर छापामार हमला कर शाइस्ता खां को घायल कर दिया। इसके पश्चात औरंगजेब ने शाइस्ता खां को वापस बुला लिया। शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। शाइस्ता खां पर आक्रमण और सूरत के अभिमान 1664 में सूरत का प्रशासक इनायतुल्ला खान था। उसके बाद शिवाजी को बढ़ती शक्ति और प्रतिष्ठा के दमन हेतु औरंगजेब ने आमेर के जयसिंह वन के शिवाजी को निपटने का दायित्व सौंपा गया। जयसिंह ने शिवाजी से निपटने के लिए एक नई नीति तैयार की, जिसके तहत शिवाजी के चारों तरफ से घेर देना था। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना था कि शिवाजी को पड़ोसी शक्तियाँ राज्य किसी तरह से सहायता और समर्थन प्राप्त न हो। इसके उसने जयसिंह ने बीजापुर के साथ समझौता कर पढ़ने का प्रयास किया। 1665 में शिवाजी के पुरंदर में घेर लिया गया। फलतः विवश होकर शिवाजी ने जून 1665 में पुरंदर से संधि करनी पड़ी। देखिए, पुरंदर संधि में क्या बोला गया है। शिवाजी को अपने ताइज किले एवं इनसे लगे क्षेत्र जिनकी आय 4 लाख खून प्रतिवर्ष थी, मुगलों को सौंपने थे। इसके अतिरिक्त 1 मिनट, इसके अतिरिक्त 12 किले जिसकी वार्षिक आमदनी 1 लाख खून थी शिवाजी के अपने पास रखने थे। साथ ही शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों से सहायता करने का आश्वासन भी दिया। औरंगजेब द्वारा शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजा जाना था, जहां उसे 5000 का मनसब प्रदान किया गया। इसके पश्चात
जय सिंह का बीजापुर के विरुद्ध अभियान प्रारंभ हुआ, किंतु शिवाजी का सही से समर्थन न मिल पाने की वजह से इस अभियान में विशेष सफलता नहीं प्राप्त हुई। इसके पश्चात जय सिंह ने शिवाजी को औरंगजेब की व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए आगरा भेजा, किंतु वहां औरंगजेब ने शिवाजी का विवाद हो गया। फलतः शिवाजी और उसके पुत्र संभाजी को आगरा में कैद कर लिया गया। 1667 में शिवाजी ने औरंगजेब को कैद से फरार हो गए। इसके बाद शिवाजी ने पुनः मुगलों के किले जीतने का प्रयास किया। 1670 में उन्होंने पुनः सूरत जीत लूटा। शिवाजी ने 6 जून 1674 को अपना औपचारिक राजाभिषेक रायगढ़ किले में कराया। राजाभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति यानी क्षत्रिय कुलवंत हैंदम धर्मोद्योतक गो ब्राह्मण प्रतिपालक उपाय धारण किया तथा अपने सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित किया। इस विशेष अवसर पर 2 विशेष तरह के सिक्के चले, हून यानी स्वर्ण और शिवराय मतलब ताम्र मुद्रित किए गए। इन सिक्कों पर देवनागरी लिपि में छत्रपति और श्री राजा शिव अंकित थे। ज्ञात हो कि 1674 में ही शिवाजी ने निश्चल पुरी गोस्वामी के मार्गदर्शन से अपना दूसरा राजाभिषेक कराया। देखिए, जन्म 1627 में श्रीनगर के पहाड़ी दुर्ग में जुनार के निकट में, कुछ शर्तों में 1630 बोला जाता है। पिता शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान के प्रथम श्रेणी में सरदार, माता जीजाबाई, संरक्षक दादा कोंडे, गुरु रामदास और राजाभिषेक 1674 में, राजधानी रायगढ़, मृत्यु अप्रैल 1680 में, समाधि रायगढ़ में। ठीक है, बोल रहा है कि राजाभिषेक के महत्व, शिवाजी के सामाजिक स्तर में वृद्धि हुई। एक अधीनस्थ जगीरदार की हैसियत से वे एक स्वतंत्र संप्रभु शासक की हैसियत में आ गए। 1667 में गोलकोंडा की सहायता शिवाजी ने अपने अंतिम अभियान कर्नाटक में किए तथा जिंजी, वेल्लोर इत्यादि क्षेत्र में जीता। बाद में आगे आने वाले समय में राजाराम को मुगलों के बचाव करने के लिए जिंजी में एक असर रूप में काफ़ी सहायता की। हालांकि शिवाजी के गोलकोंडा के सुल्तान विजित किए गए जाने वाले प्रदेशों में हिस्सेदारी का वचन दिया गया, किंतु जीतने के पश्चात उन्होंने मानने से उन्हें मना कर दिया। अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। मुगलों और मराठों के मध्य 1679 में लड़ा गया संगमनेर का युद्ध शिवाजी द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध था। एक मिनट, मराठा सेनापति बैंकोजी उर्फ एकोजी भोसले शिवाजी के सौतेले भाई 1674 में मदुरै के नायक को हराकर तंजावुर पर कब्जा कर लिया। तमिल क्षेत्र तंजावुर के मराठा शासन की शुरुआत की। हालांकि बैंकोजी के अपना राज्याभिषेक 1676 में ही कराया। मराठों ने 1674 और 1855 तक ईस्वी तक तंजावुर पर शासन किया। कुछ स्रोतों में मराठा शासक सरफोजी II की मृत्यु में 7 मार्च 1832 में हुआ था और ताकि तंजावुर पर मराठा शासन का शासक माना जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है आपका, शिवाजी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था यानी केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन के अंतर्गत छत्रपति शिवाजी स्थिति सर्वोच्च थी। उसमें समस्त कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिक शक्तियाँ निहित थी। शिवाजी केंद्रीय प्रशासन में अष्टप्रधान का स्वरूप देखने मिलता है, यानी 8 को व्यक्ति। अष्टप्रधान के 8 मंत्रियों का समूह था जो शासन जुड़े अलग अलग कार्यों देखते थे, किंतु इनकी स्थिति आज के मंत्रिमंडल से भिन्न थी। ये सभी मंत्री केवल व्यक्तिगत रूप से शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे और उनकी भूमिका सलाहकारी थी। ये निम्न प्रकार थे। पेशवा प्रधानमंत्री समान प्रशासन के संबंधित सभी सैनिक और असैनिक कार्य देखता था। ऐसी भूमिका अर्थव्यवस्था के संबंधित थी। सर नौबत यानी सैन्य विभाग का प्रमुख सेनापति, ये सैनिकों के भर्ती, उन्हें वेतन बंटवारा, जागीरों का इंतजाम, सैन्य प्रशिक्षण, सैन्य सामग्री की व्यवस्था इत्यादि कार्य देखता था। आमद और मजूमदार क्या था, एक मिनट, राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा। सचिव और शुरू नवीस, इसे चिटनीस भी कहा जाता है और यह राजकीय पदाधिकारी का कार्य देखता था। यह परगनों की आय व्यय का लेखा जोखा देखा जाता है। सुमंत सबीर के विदेशी मामलों की देखरेख करता था। अन्य राज्यों से युद्ध एवं शांति के मामले में अन्य राज्य में सूबेदार या राजदूत नियुक्त करने में सुमंत राजा का सलाह देता था। वाकिया नवीस मंत्री राजा के दैनिक कार्यों और दरबारी कार्यों का लेखापत करता था। देखिए बोला पंडित राव, ये धार्मिक मामलों का प्रमुख था जो राज्य की परमार्थिक दानों के लिए जिम्मेदार था। इसे दाना अध्यक्ष भी कहा जाता था। पंडित राव राज्य के लोगों के नैतिक उत्थान के लिए कार्य करता था। न्यायाधीश न्याय से संबंधित था। पंडित राव एवं न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी सैन्य सेवा देनी होती थी। सभी शाही पत्रों, घोषणाओं पत्रों, चार्टर सहित संधियों का राजा एवं पेशवा सहित 4 प्रधानों, पंडित राव, न्यायाधीश एवं सर नौबत के अलावा मोहरे लगाना आवश्यक था। अब प्रांतीय
स्वशासन। शिवाजी के अपने साम्राज्य में 3 भागों में बांटा था। उत्तरी, एक मिनट, हम उत्तरी प्रांत सूरत से पूना तक, इसमें प्रमुख मोरोपंत पिंगले थे। दक्षिणी प्रांत, इसमें समुद्र तटीय क्षेत्र एवं दक्षिणी कोंकण शामिल, इसमें इसके प्रमुख अन्नाजी दत्तो थे। दक्षिणी पूर्वी प्रांत, इसमें सतारा, कोल्हापुर, दलनौर इत्यादि आते थे। शिवाजी के क्षेत्र का स्वराज कहा जाता है। प्रांतों का प्रशासनिक विभाजन। महल राज, परगना प्रांत, तरफ जिला यानी गोलकुंडा के बीजापुर में, मौजा गांवों का समूह है ना। बड़ा ग्रामीण स्तर पर पटेल कुलकर्णी के अतिरिक्त 12 अलुटे यानी सेवक, 12 बलुटे मतलब शिल्पी होते थे। बोरा सैन्य व्यवस्था। शिवाजी की सेना में प्रमुख अंग पैदल सेना, अश्व सेना, नौसेना थी और घुड़सवार पागा, बारगीर, शाही घुड़सवार सेना। सिलादार पागा मतलब शिवाजी की नियमित घुड़सवार सेना थी जिसे अशस्त्र घोड़े राज्य की ओर दिए जाते थे तथा नियमित रूप से वेतन प्राप्त होता था। 25 घुड़सवार को एक हवलदार नियुक्त करता था। 5 हवलदार को एक जुमलेदार नियंत्रित करता था। 10 जुमलेदार को एक हजरी नियंत्रित करता था और 5 हजरी को 5 हजरी नियंत्रित करता था। सर नौबत सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। हवलदार, जुमलेदार, एक हजरी, 5 हजरी और सर नौबत। सिलादार ये अनियमित सैनिक थे। ये युद्ध के समय अल्पकाल के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते थे और अपने अस्त्रों एवं घोड़ों का प्रयोग करते थे तथा बदले में लूटे गए माल का एक हिस्सा अपने इन्हें प्राप्त होता था। नौसेना। शिवाजी का अधीन एक नौसेना विकास भी किया गया क्योंकि कोंकण क्षेत्र में नियंत्रण रखने के लिए एक मजबूत नौसेना की आवश्यकता थी। सर्वप्रथम 1658 में कल्याण विजय के बाद यहाँ के नौसैनिक अड्डा स्थापित किया गया। आगे चलकर कोलाबा शिवाजी की नौसेना का प्रमुख केंद्र बना। उनकी नौसेना सबसे प्रमुख भूमिका अंग्रेजों की थी। उस समय उस क्षेत्र में प्रमुख नौसैनिक शक्ति जंजीरा के सदियों तक हुआ करती थी जिनसे शिवाजी को नौसेना का काफ़ी संघर्ष था। पैदल सैनिकों में पायक मतलब 9 पायकों के नायक नियुक्त करता था। शिवाजी ने शिवाजी ने मुस्लिम सैनिकों को भी अपने सेना में शामिल किया। किले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए समक्ष स्तर में 3 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जो परस्पर स्वतंत्र होते थे तथा सीधे शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे। हवलदार किले के आंतरिक प्रशासन की देखरेख करना। सारे नौबत ये किले की सुरक्षा के लिए रखी गई सेना को नेतृत्व करता था, उसे निर्देश प्रदान करता था। सबनीस किले के अंदर असैनिक यानी पत्र व्यवहार, सदस्य शासन देखभाल करता था। हवलदार एवं सारे नौबत पद मराठों को दिया जाता था। सबनीस का पद ब्राह्मणों को दिया जाता था, याद रखिएगा। भू राजस्व व्यवस्था। शिवाजी ने अनाजी दत्तों के अधीन व्यापक भूमि संरक्षण कराया तब भू राजस्व व्यवस्था के वैज्ञानिक रूप से देने के लिए मापन प्रणाली को अपनाया जो अहमदनगर के मालिक अंबर की काठी व्यवस्था आधारित थी। मापन की काठी 20 काठी 1 बीघा, 120 बीघा 1 चावर। प्रारंभिक में भू राजस्व की दर 33% थी जिसके बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया गया। राजस्व अनाज और नगद दोनों के रूप में लिया जाता था। 12 किलो जिसकी वार्षिक आमदनी 1 लाख खून थी। एक मिनट रुकिए, गलती हो गया, इधर बंजर भूमि से कम दर पर राजस्व लिया जाता था अर्थात किसानों को ऋण भी प्रदान किया जाता था। शिवाजी ने लगान वसूली के लिए जगीरदारी व्यवस्था के स्थान पर रैताड़ी व्यवस्था अपनाया। इसमें किसानों के साथ सीधी लगान वसूली की व्यवस्था की जाती है। शिवाजी के समय देशमुखों यानी जमींदारों की स्थिति लेकर विवाद था। कुछ इतिहासकार का कहना है कि शिवाजी के देशमुखों के अधिकारों को समाप्त कर दिया, किंतु वर्तमान में ऐसा समझ आता है कि उड़ंत जमींदारों की शक्ति को कुचल दिया गया था किंतु अन्य के साथ समझौता कर लिया गया था। लगान वसूली में उनकी मदद ली जाती थी। ग्रामीण स्तर पर भू राजस्व वसूली में पाटिल कुलकर्णी अहम भूमिका थी। पटेल का कार्य भू राजस्व वसूली था जबकि कुलकर्णी भूमि माप की लेखा जोखा संबंधित कार्य करता था। याद हो कि ग्रामीण स्तर पर न्यायिक प्रशासन भी पाटिल की जिम्मे था।
देशमुख या देसाई परगना स्तर पर राजस्व संग्रह एवं सामान्य प्रशासन के प्रभावी होता था, जबकि देश पांडे या देश कुलकर्णी परगना स्तर पर लेखे जोखे से कार्य संबंधित था। राज्य की आय का एक अन्य स्रोत बंदरगाह इत्यादि लगने वाली चुंगियाँ थी। मराठा प्रशासन के अंतर्गत चौथ एक सदस्यमुखी मराठा राज्य की अतिरिक्त आय हेतु गैर मराठी राज्यों पर आरोपित कर होते थे। तो क्या था, एक पड़ोसी राज्यों और गैर मराठी राज्यों की कुल आय का 1/4 हिस्सा 25% हिस्सा होता था, जिसके बदले उस क्षेत्र की आक्रमण एवं लूटपाट न करने का वचन दिया जाता था, अर्थात उस क्षेत्र को आक्रमण से सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता था। सरदेशमुखी शिवाजी ने समय एक उस क्षेत्र की देशमुखों का प्रमुख मानते थे तथा इस रूप में उनकी आय का 1/10 हिस्सा उन्हें प्राप्त होता था, अर्थात सरदेशमुखी एक रूप में राजस्व सीधे छत्रपति शिवाजी यानी मराठा राजा के पास जाता था। सरदेशमुखी लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए वसूल किया जाता था। अब पूरा मोकासा संजाम क्या था, ये जागीरें थे। ऐसा माना जाता था कि प्रमुख मराठा सरदारों को ये दिया जाता था, किंतु शेष को नगद वेतन की व्यवस्था की जाती थी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा हो लाइक कर दीजिएगा।